ओके, आज आप लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी मैम। ठीक है, आज आपके कंज्यूमर बिहेवियर के यूनिट 2 की सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। एक परसेप्शन है और दूसरा है हमारा कंज्यूमर इमेजिनरी, ठीक है। आज हम इन दोनों को खत्म कर देंगे, फिर हमारा यूनिट 3 स्टार्ट होगा। पहले हमारा टॉपिक आता है दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन एक ऐसी चीज है जो हर इंडिविजुअल की अपनी डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक जगह पे दो लोगों को बिठा दें तो उनके सामने जो व्यू होगा उसको देख के वो लोग अपनी जो खुद की उस बारे में इमेज बनाएंगे, ठीक है। सामने वाले के बारे में जो भी आप इमेज बनाते हो अपनी साइड से, वो आपकी परसेप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के सामने एक डिश रख दी जाए, ठीक है। आपने उसको अभी टेस्ट नहीं किया, सिर्फ आप दोनों के सामने पड़ी है वो डिश। आप उस डिश को देखकर दोनों का अपना अपना खुद का व्यू होगा, ठीक है। एक सोचेगा कि ये डिश हो सकता है थोड़ी सी मीठी हो, ठीक है। दूसरा ये सोचेगा कि हो सकता है डिश थोड़ी सी तीखी या फिर खट्टी, इस तरीके का कोई डिश हो, ठीक है। तो हर एक चीज को आपके सामने जो चीज है या फिर आपके सामने जो पिक्चर है उसको लेकर आप सबकी अपनी खुद की क्या सोच है, वो परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। Perception is a process by which an individual select, organize, and interpret stimuli into a meaningful and coherent picture of the world. सबसे पहली चीज यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई हर उस चीज को बोला जाता है जो आपके सामने है, ठीक है। अगर आप किसी जहाँ यहाँ पर जिस चीज की बात हो रही होगी, अगर हम किसी फोटो की बात कर रहे हैं, किसी डिश की बात कर रहे हैं, किसी पेड़ की बात कर रहे हैं या किसी व्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टिमुलाई उस चीज को बोला जाएगा, ठीक है। तो परसेप्शन क्या होता है? जब हम हमारे सामने पड़ी बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करते हैं, उन्हें एक ऑर्गेनाइज करते हैं और एक मीनिंगफुल चीज उससे निकालते हैं जो हमारे लिए एक मीनिंगफुल व्यू देकर आती है, ठीक है। आपके सामने मैं एक छोटी सी इमेज बनाती हूँ, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को उसमें क्या दिख रहा है। ये क्या है? अभी जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या चीज है? ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है व्हाइट बोर्ड पे, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, प्रतिभा बताओ, क्या ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया? आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, क्या बनाया मैंने? मैम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। बेटा ये ट्राइंगल नहीं है। देखो, ट्राइंगल जो है वो इस तरीके से बनता है, जब हम इसको तीनों साइड से जोड़ देते हैं तब हमारा ट्राइंगल बनता है। मैंने जो बनाया उसमें यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो ये आपका खुद का परसेप्शन था, आपने उस चीज को देखा और आपने खुद से सोचा कि नहीं ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो अभी इसका एक और एग्जांपल आपके सामने कुछ बनाती हूँ, देन मुझे बताना, ठीक है। हाँ जी, क्या लग रहा है आप लोगों को जो मैंने अभी बनाया? मैम बॉक्स के अंदर आई बना हुआ। बॉक्स के अंदर आई बना हुआ है, ठीक है। और बताओ वर्षा, आपको क्या दिख रहा है? मैम मैंने बताया मुझे। अच्छा सॉरी, वर्षा ने बताया। प्रतिभा आप बताओ, आपको क्या लग रहा है ये? प्रतिभा क्या है ये? पूजा आप बताओ, क्या दिख रहा है ये?
मैम मुझे बॉक्स के अंदर आई लगा। अच्छा ठीक है, आपको भी बॉक्स के अंदर आई लगा। तो सबका अपना देखने का तरीका होता है। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे हिसाब से एक तरीके का कोई जैसे लकड़ी का छोटा सा बॉक्स होता है वो रखा हुआ और उसकी फोटोग्राफ है, ठीक है। मैं अपनी साइड से बोल रही हूँ। वर्षा को और पूजा को ये लगा कि बॉक्स के अंदर आई बनाया हुआ, ठीक है। तो ये सबकी अपनी अपनी खुद की परसेप्शन होती है किसी चीज को देखने की। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाने की कोशिश की थी, ये वाला तो ट्राइंगल है, ये कंप्लीट ट्राइंगल है। बट जब मैंने 3 लाइंस बनाई और इनको आपस में नहीं जोड़ा, फिर भी आपको लगा कि ये ट्राइंगल है, तो ये आपकी परसेप्शन है, ठीक है। ये ट्राइंगल नहीं है। बहुत सी जगह पे होता है, कई बार ये होता है कि हमारे पास ऐसी कई सारी चीजें बनी होती हैं, बट हम लोग उसको क्या करते हैं, खुद से प्रिज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ये ट्राइंगल ही होगा, ठीक है, या फिर ये वही चीज होगी जो हम सोच रहे हैं। तो ये हमारी सबकी अपनी अपनी खुद की परसेप्शन होती है। अब बात करते हैं, परसेप्शन अकर्स व्हेन सेंसरी रिसेप्टर्स रिसीव स्टिमुलाई एंड कैटेगरीज देन असाइन सर्टेन मीनिंग फ्रॉम देम, ठीक है। स्टिमुलाई क्या हो, परसेप्शन क्या होता है, जब हमने हमारे सामने पड़े बहुत सारे स्टिमुलाइज में से कुछ को सिलेक्ट किया, उनमें से एक पर्टिकुलर मीनिंग निकाला, और वो हम सब पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पर्सन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर पर्सन की अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी परसेप्शन क्या होगी, ठीक है। अ पर्सन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ, अब एक पर्सन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या आता है, उसका एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे मैंने जब वो 3 लाइंस बनाई थी जो आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, स्टिल आपने कहा कि वो ट्रायंगल है, तो वो एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहे हो कि जब 3 लाइंस को इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो वो एक ट्रायंगल बनता है, तो वो आपका एक्सपीरियंस था, ठीक है। बिलीव्स, हम सबके अपने अपने बिलीव्स, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग और फीलिंग, ये सब चीजें हर एक पर्सन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है, ठीक है। प्रेफरेंस सॉरी परसेप्शन समझ में आए क्या होता है? परसेप्शन सबको क्लियर है कि परसेप्शन क्या होती है? सबका अपना खुद का सोचने का तरीका, उसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं परसेप्शन के। फर्स्ट इज सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है, ये एक इमीडिएट और डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है आपके सेंस ऑर्गन्स का, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, हमारी देखने की शक्ति, हमारी फील करने की शक्ति, हमारी स्मेल करने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, ये सब जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, वो सब चीजें जब हमें बहुत जल्दी किसी चीज को लेके रिस्पॉन्स देती हैं, वो हमारा सेंसेशन होता है। अब जैसे वहां पे वो 3 लाइंस जब मैंने बनाई तो एकदम से आपका रिस्पॉन्स आया कि ये ट्राइंगल है, तो वो आपकी सेंसेशन, ठीक है। सेकेंड है एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड क्या होता है, इट इज द लोएस्ट लेवल एट विच इंडिविजुअल कैन एक्सपीरियंस अ सेंसेशन। ये वो सबसे लोएस्ट टाइम है जिसमें जितनी जल्दी इंसान सेंसेशन को फील करता है, यानी जितनी जल्दी आपने उस सेंसेशन को, आपने उस फीलिंग को फील किया, वो आपका एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड होगा, ठीक है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन समथिंग और नथिंग, ठीक है। ये किस चीज का डिफरेंस होता है, समथिंग और नथिंग के बीच का, यानी या तो वो चीज है या तो वो चीज नहीं है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि वो चीज है या नहीं है, वो आपका एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड कहलाएगा, ठीक है। हमारा थर्ड एलिमेंट ऑफ परसेप्शन है डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड। अब डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड क्या है, इट इज द मिनिमल डिफरेंस that can be detected between two similar stimuli. ये आपका डिफरेंस थ्रेशहोल्ड है। ये कहता है आप जब बहुत जल्दी किसी चीज के बीच का डिफरेंस पता कर लेते हो, वो आपका डिफरेंस थ्रेशहोल्ड होता है। ये जो मैंने 2 टू बनाए हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने आपके सामने 2 टू बनाए हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मैम एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है। और बताओ प्रतिभा एंड मैम एक पूजा। सिंपल है और एक थोड़ा डिजाइनर है। अच्छा जी, और प्रतिभा आप बताओ।
एक र लग रहा है और एक टू लग रहा है। एक र लग रहा है और एक टू लग रहा है। अच्छा, ये आप सबका अपना अपना परसेप्शन था। अब मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक टू का ऊपर वाला जो सर्कल है वो कंप्लीट है, दूसरे टू का ऊपर वाला सर्कल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो सबने अपना अपना डिफरेंस निकाला, सबका अपना अपना परसेप्शन था। ये आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड था कि आप कितनी जल्दी किसी चीज के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हो। ठीक है, ये आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड होता है और ये सब चीजें आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज को। अच्छा, किसी ने न्यूज़पेपर में वो चीज देखी है, आपको दो पिक्चर्स दी होती है और बोला होता है फाइंड आउट 6 डिफरेंसेस बिटवीन वो, देखिए वो यस वाली। मैम। ये यस वो मैम। चीज है। ठीक है, ये आपकी उस एबिलिटी को यूज किया जा रहा है यहाँ पे डिफरेंस थ्रेशोल्ड में। ये आपका थर्ड एलिमेंट ऑफ परसेप्शन। समझ में आया ये थर्ड वाला? तीनों को क्लियर हुआ? यस मैम। चलो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे इस डिफरेंस थ्रेशोल्ड के लिए एक वेबर्स लॉ भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि आपका चाहे थोड़ा बहुत स्टिमुलाई इंक्रीज भी हो जाए, आपका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आप डिफरेंस बिटवीन चेंज बिटवीन स्टिमुलाई डिवाइड बाय द स्टिमुलाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस और भी कर दूं। ये थोड़ा चेंज किया मैंने स्टिमुलाई के अंदर। ठीक है, आपके सामने पड़े स्टिमुलाई में चेंज किया, आपका डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, दोनों सिमिलर तो नहीं हुए, अभी भी दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो ये वेबर्स लॉ बोलता है कि अगर आप थोड़ा बहुत दोनों स्टिमुलाइज में चेंज कर भी देते हो तब भी आपका रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? यहाँ पे ट्राइंगल का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, change in stimuli 1 divide by stimuli 1, रिजल्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट को यहाँ पे डिनोट करते हैं k से। ठीक है, ये आपका वेबर्स लॉ का फॉर्मूला है। जब भी आपको वेबर्स लॉ पूछा जाए तो वहां पे फॉर्मूला आप लोगों को लिख के आना। बस ये छोटा सा वेबर्स लॉ था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और हमारा लास्ट स्टिमुलाई है, सॉरी लास्ट हमारा एलिमेंट है सबलिगमेंट परसेप्शन। सबलिगमेंट परसेप्शन क्या होती है? इट इज वेरी वीक और रैपिड स्टिमुलाई बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। ये बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है आपके स्टिमुलाइज के बीच में, जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही फिर से? यार आप लोग इसी टाइम पे होता है सारा। हेलो, अभी क्लियर आ रहा है? 2 मिनट रुकना। ठीक है, मैं दूसरे उससे कनेक्ट कर रही हूँ। पूजा पूजा अब तेरी वॉइस को क्या? अच्छा, आप लोगों का फोर्थ एलिमेंट था सबलिगमेंट परसेप्शन। ठीक है, ये आपका सबसे बिलो लेवल ऑफ परसेप्शन होता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से किसी स्टिमुलाई के बीच में जब डिफरेंस ढूंढना पड़े या फिर बहुत छोटा सा डिफरेंस हो किसी चीज के बीच, वो होता है आपका सबलिगमेंट परसेप्शन। ये आपके 4 एलिमेंट्स थे। सबसे पहले हमारा सेंसेशन था, फिर उसके बाद हमारा था सेंसेशन के बाद एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, देन डिफरेंस थ्रेशोल्ड और लास्ट हमारा सबलिगमेंट परसेप्शन। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, आपका लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर्स इमेजिनरी। व्हाट इज कंज्यूमर्स इमेजिनरी? कंज्यूमर इज इमेजिनरी होता है जब आप लोगों का जो हर कंज्यूमर का एक डिफरेंस इमेजिनरी बना दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है आपके सामने, फॉर एग्जांपल किटकैट चॉकलेट है। ठीक है, अब उस किटकैट चॉकलेट को लेके आप सबका अपना अपना खुद का परसेप्शन होगा, अपनी अपनी खुद की इमेजिनरी फॉर्म होगी, वो होता है कंज्यूमर्स इमेजिनरी। कंज्यूमर फॉर्मुलेट perceived image about product, service, price, quality, retail store and manufacturers. This phenomena is called consumer imaginary. एक कंज्यूमर की किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी सर्विस को लेके
प्राइस को लेके, उसकी क्वालिटी को लेकर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो भी इमेज होती है वो कंज्यूमर इमेजिनरी कहलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरकुरे, जो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है ना, जो कुरकुरे है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि वो प्लास्टिक इंक्लूडेड होता है उसमें, है ना। बहुत बार ये बात बोली जाती है कि जो हमारा कुरकुरे, जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, उसमें प्लास्टिक इंक्लूड होता है। हम में से किसी ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखी कि उसमें जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या क्या डालते हैं, बट सब लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि कुरकुरे जो है वो अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक वगैरह इंक्लूड होता है। ये कुछ कंज्यूमर्स की इमेजिनरी थिंग्स हैं जो वो इमेजिन कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके, उसके प्राइस को लेके। अब लेस की बात करते हैं। बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि जो लेस के चिप्स है वो पैसे तो वो लोग 20 रुपए लेते हैं, बट उसके अंदर जो चिप्स आते हैं वो पैकेट अच्छे से भरा नहीं होता, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, ये कॉमन चीज है लेस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये अलग अलग तरीके की इमेजिनरी चीजें जब कंज्यूमर बना लेता है किसी प्रोडक्ट को लेके, वो कंज्यूमर इमेजिनरी कहलाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। और बाकी दोनों को, प्रतिभा एंड पूजा। यस मैम। पूजा जी, आपको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक, चलो। इसके बाद इश्यूज क्या क्या आते हैं, कंज्यूमर इमेजिनरी की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहली चीज, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग में दिक्कत, उसकी क्वालिटी प्रिसीव कर ली गई है पहले से, प्रिसीव्ड रिस्क, प्रिसीव्ड क्वालिटी रिलेशन, सॉरी प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप और प्रिसीव्ड प्राइस। इन सबको, हर पॉइंट को अलग से डिस्कस करेंगे। पहला है प्रिसीव्ड पोजीशनिंग। प्रिसीव्ड पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? The marketer create an image of product or service offering or the brand in the mind of consumer। जब एक जो जो हमारा मार्केटर है या फिर जो ऑनर है कंपनी का, वो क्या करता है, कंज्यूमर्स के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को लेके एक जगह बना लेता है, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के माइंड में पोजीशन कर देता है, वो एक परसीव्ड पोजीशनिंग होती है। Positioning is how perceives a product related to the competition, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा कंपटीशन में सरवाइव कर पा रहा है। Companies want to have a distinctive image and offering that stand out from the competition in the mind of consumer। ये क्या करते हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं, वो ये सोचती है कि हमारे प्रोडक्ट को इस तरीके का होना चाहिए कि इतने सारे प्रोडक्ट होते हुए भी कंज्यूमर सिर्फ हमारा प्रोडक्ट चूज करे, ठीक है। ये होती है प्रिसीव्ड पोजीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर, अगर टूथपेस्ट की बात की जाए तो दो बहुत फेमस नाम दिमाग के अंदर आते हैं। पहला एक तो डाबर रेड, दूसरा कोलगेट, ठीक है। ये दो ऐसे टूथपेस्ट हैं जो कंज्यूमर के दिमाग में फिट कर रखे हैं कि अगर आपको टूथपेस्ट खरीदना है तो इन दोनों में से ही कोई नाम आपके दिमाग में आता है, ठीक है। बहुत से लोग कोलगेट खरीदते हैं, बहुत से लोग डाबर रेड खरीदते हैं। तो ये सबका अपना अपना दिमाग में पोजिशनिंग हो रखी है और कंपनीज ने ये चीज डिसाइड कर रखी है। देखो, ये जो डाबर रेड की और कोलगेट की कंपनीज हैं, ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों के अलावा और कोई टूथपेस्ट कंपनी है नहीं है, बहुत सारी टूथपेस्ट कंपनीज हैं, बट इन लोगों ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है ना कंज्यूमर के दिमाग में कि लोग यही दो खरीदते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी परसीव्ड पोजीशनिंग, जब कंज्यूमर के दिमाग में जो कंपनीज है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट होते हुए भी अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज बना लेती है। फिर है टैगलाइन। अच्छा, टैगलाइन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी माइंड के ऊपर। अच्छा, अब मुझे कोई भी टैगलाइंस बताओ। टैगलाइंस क्या होती है? जो ये लोग एड में अपने प्रोडक्ट के लिए बोल नहीं देते हैं, कुछ भी लाइंस ये लोग खुद से बनाते हैं, राइमिंग लाइंस बना देते हैं कि ये लाइन बोली गई है तो ये टैगलाइन इस प्रोडक्ट की है। अच्छा, याद करो, कोई भी टैगलाइन सुनिए, कोई भी टैगलाइन सुनियो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी सोप की सुनी हो या फिर किसी भी टूथपेस्ट की सुनी हो या फिर आप लोगों ने कुछ भी और सुना हो। मैगी के लिए तो 2 मिनट वाली टैगलाइन बहुत फेमस है ना। सोचो, दिमाग में लेके आओ, कभी एड देखियो किसी प्रोडक्ट की, टैगलाइन याद हो गई। मैम फेयर एंड लवली का। कौन सी टैगलाइन है उसकी? टैगलाइन याद करो। फेयर एंड लवली के लिए क्या यूज की जाती है?
फेयर एंड सॉफ्टी, ऐसा कुछ है ना? हाँ जी मैम। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सब प्रोडक्ट्स की भी एक टैगलाइन बना दी जाती है। हम कंज्यूमर्स के दिमाग के साथ खेला जाता है। कंपनीज क्या करती है, कुछ ना बार बार, हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग तरीके की टैगलाइंस बनाते हैं और बार बार एड पे रिपीट करवाते हैं। हमारे दिमाग में वो टैगलाइन हम लोग एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, वो दिमाग में नहीं चाहते हुए भी दिमाग में घुस जाती है। ठीक है, तो वो एक तरीके का हमारे दिमाग से खेलना होता है। ये लोग टैगलाइंस बनाते हैं और हमारे माइंड में वो चीज फिट करा देते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, कि अगर ये बात हो रही है, ये प्रोडक्ट तो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये सब होता है टैगलाइंस के थ्रू। फिर है परसेप्चुअल मैप। परसेप्चुअल मैप क्या होता है? बेसिकली ये होता है जब आप अपनी कंपनी की प्रोसेस को एक ग्राफ में सेट करके देखते हो। ठीक है, ये होता है परसेप्चुअल मैप। अभी बना के देखते हैं। ये ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल ये आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ग्राफ है। ठीक है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये है समर टाइम और ये हमारा विंटर टाइम। ठीक है, ये 2 टाइम चल रहे हैं, इस पर डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के टैग लगे हैं। ठीक है, अब जो आपकी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, समर के टाइम पे तो यहाँ पे चलती है। ठीक है, हाई चल रही होगी। अब जब विंटर का सीजन आएगा, ये बिल्कुल लो चली जाती है। ठीक है, ये होता है मैपिंग। जब आप ग्राफ बना लेते हो अपने प्रोडक्ट का, उसके बिकने का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, ये सब चीजों का जब आप ग्राफ बनाते हो, ये परपेचुअल मैपिंग होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस मैम। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग, सॉरी प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। हमने प्रोडक्ट पोजिशनिंग पढ़ा जब हमारे दिमाग में, कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट के लिए एक अलग से इमेज बना दी जाती है। प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब बात करते हैं रूह अफ़ज़ा की। जो रूह अफ़ज़ा है वो स्टार्टिंग से रेड कलर का है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हमारा जो रूह अफ़ज़ा है हमारे बचपन में भी वैसा ही आता था, आज भी वैसा ही आता है। अगर बाकी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जो मैगी है उसकी रैपिंग पहले अलग थी, आज के टाइम पे मैगी की रैपिंग अलग आती है। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो कोलगेट था वो पहले सिर्फ व्हाइट कलर का आता था, अब प्रोडक्ट के कितने सारी रेंजेस हैं। कोलगेट की कितनी सारी रेंजेस है, कोलगेट जो वेद शक्ति है, कोलगेट हमारा व्हाइट कलर का भी आता है, कोलगेट व्हाइट प्लस ब्लू भी आता है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आ गई है ना। ये होती है रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग का मतलब जब आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करके दोबारा से अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखते हो, दैट इज प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। ठीक है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग होता है जब आप अपने प्रोडक्ट की जगह बनाते हो लोगों के दिमाग में। प्रोडक्ट के रीपोजिशनिंग का मतलब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट की कुछ चेंजेस करने के बाद दोबारा से लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, अब जो आपकी फेयर एंड लवली की बात सब लोग कर रहे थे, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं? इन लोगों ने क्या किया है, विंटर के लिए अलग से आ गई है ना। पहले सारा साल के लिए सेम रहती थी, एक ही प्रोडक्ट था। इन्होंने रीपोजिशनिंग के लिए क्या किया, अपनी जो फेयर एंड लवली है उसको विंटर के लिए अलग से बना दिया, ब्लू कलर का पैक आता उसका, है ना। प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग समझ में आया? प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, पूजा आप बताओ प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है, और प्रोडक्ट पोजीशनिंग का एक आप अब मुझे एग्जांपल भी दोगे। ठीक है, किसी भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल भी देना। हाँ जी, प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है पूजा? मैम प्रोडक्ट पोजिशनिंग वो होता है जिसमें हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट कंज्यूमर के दिमाग में सेट हो जाए हमारा प्रोडक्ट, है ना, वो होती है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब मुझे कोई एक एग्जांपल दो, कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट का एग्जांपल दो जो आपके माइंड में पोजीशन हुआ है, लेटेस्ट आया हो और आपके माइंड में वो सेट हो गया कि यही एक प्रोडक्ट, जिन्होंने बहुत जल्दी अपने प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में सेट किया है, किसी भी चीज का हो।
कोई भी एक एग्जांपल दे दो, चाहे खाने का हो, चाहे फिर किसी और चीज का हो, घर के यूज करने की किसी चीज का हो। मैम मैंने एक्टिवा का देखा था। बिल्कुल। एक्टिवा के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक्टिवा में चेंज करके अब उसके लिए एड्स निकाल रहे हैं, ठीक है, वो अपनी एक्टिवा को पोजीशन कर रहे हैं आप लोगों के माइंड। ओके, अब मुझे Yes, ma'am. प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग का मतलब कौन बताएगा? प्रतिभा या वर्षा में से प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग का मतलब कौन बताएगा? प्रतिभा, व्हाट इज प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग? बोलो बेटा जी। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग होता है जब हम लोग अपने प्रोडक्ट में कुछ छोटा मोटा चेंज करके दोबारा से कंज्यूमर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, दैट इज अ प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। ठीक है, लोगों को फेयर एंड लवली विंटर्स में यूज करना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत जल्दी जम जाती थी फेस के ऊपर, तो इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करने के लिए लोगों की चॉइस के हिसाब से विंटर के लिए अलग से फेयर एंड लवली निकाली, फेयर एंड लवली विंटर ग्लो। ठीक है, तो वो एक ब्लू कलर का पैक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लोगों को पसंद आया, उन्होंने दोबारा से करनी स्टार्ट की। ठीक है, तो इन्होंने प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग की। पोजिशनिंग पहले जगह बनाना, रीपोजिशनिंग चेंजेस करके दोबारा जगह बनाना। ओके, नेक्स्ट इज प्रिसीव्ड प्राइस। प्रिसीव्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, एक प्राइस लोगों के दिमाग में सेट कर देना कि अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है तो इसका इतना प्राइस तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। The manner in which the makers price of a product and create an image to have an impact on consumers decision making। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा सेट करते हैं कि वो लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है कि अगर ये चीज आ रही है इतने सस्ते में तो हम महंगी चीज क्यों खरीदें। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत ज्यादा बड़ा कंपटीशन चल रहा था जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच में। एक ऑयल था हमारा डाबर आमला था, और एक निहार शांति आमला। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा चले थे। अब ये चीज मैं बताती हूँ, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। जो डाबर आमला है वो उतनी ही पैक आ रहा था, उतनी ही क्वांटिटी का आ रहा था। ठीक है, और जो निहार शांति आमला है वो भी सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी और सेम साइज का आ रहा था। दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क ये था कि जो डाबर आमला था वो महंगा आता था, और जो निहार शांति आमला था वो अकॉर्डिंगली थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता आता था। और निहार शांति आमला वालों ने क्या एड चला रखी थी कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करते हो तो हमारी कंपनी की साइड से जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जाते हैं। ठीक है, आप एक बॉटल खरीदोगे तो एक बच्चे के लिए हमारी कंपनी की साइड से पैसे जाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका परसीव्ड प्राइसिंग। लोगों ने दिमाग में इमेज बना देनी ऐसी कि हमारा प्राइस कम है, हम अच्छी चीज भी दे रहे हैं, और हमारा जो प्राइस है वो अच्छी जगह पे यूज भी हो रहा है। आधे से ज्यादा लोगों ने अपना शफल किया डाबर आमला से निहार शांति आमला के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि वहां पे एक तो सोशल वेलफेयर का काम हो रहा था, अनाथ बच्चों के लिए पैसे दिए जा रहे थे, दूसरी चीज वो सस्ते रेट पे खरीदा जा रहा था। ठीक है, ये क्लियर हुआ प्रिसीव्ड प्राइस का मतलब? लोगों के दिमाग में अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लेके इमेज बना देना, दिस इज प्रिसीव्ड प्राइस। समझ आया? क्या आप तीनों को क्लियर है ये? अच्छा, वैसे ये एग्जाम्पल मेरे देने से पहले किस किसने नोटिस किया था इन दोनों ऑयल्स के बीच का कंपटीशन, डाबर आमला और निहार शांति आमला के बीच का? क्योंकि ऐसे दो प्रोडक्ट्स हैं जो सबके घर में ऑब्वियसली यूज होते हैं। किसी ने नोटिस किया था ये? हम लोग चुप क्यों हो जाते हो? चलो ठीक है, फेयर और अनफेयर, इसके अंदर एक टॉपिक आया जो प्राइस का है, उसको लेकर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, फेयर और अनफेयर। एक होता है फेयर प्राइस, जो कंज्यूमर को लगता है कि हाँ अगर ये प्रोडक्ट आ रहा है, इतने का आ रहा है तो इतना हम फिर भी चला लेंगे। ठीक है, अनफेयर प्राइस के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है फिर भी वो पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ये लोगों के दिमाग में दो अलग अलग इमेजेस बनती है। दूसरा, हाई, मीडियम और लो प्राइस। तीन तरीके का हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा लो प्राइस है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, या फिर मीडियम रेंज ऑफ प्राइस है।
उसके बाद फिर अच्छा, अब आपके सामने दो एग्जाम्पल है, एक लिखा है डिस्काउंट लेवल, दूसरा लिखा है बंडल प्राइसिंग। ये दो ऐसी ट्रिक्स हैं जो कंपनीज यूज करती हैं अपने कंज्यूमर को मैनिपुलेट करने के लिए। किस तरीके से? पहला लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू, सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बाय वन गेट टू फ्री। ये तरीके की बहुत ज्यादा ट्रिक्स चलती है। सोप को लेके बहुत ज्यादा ये ट्रिक आती है ना कि अगर आप 4 खरीदोगे तो उसके ऊपर आपको 1 फ्री मिलती है। ये आपको डिस्काउंट लेवल दिखाकर पैसे उतने ही चार्ज करते हैं। आप लोगों को ऐसे लगता है कि हमें फ्री में कोई चीज मिल गई है, बट नहीं, कंपनीज आप लोगों से उतना ही प्राइस चार्ज करती है, बस आप लोगों को दिखा देती है कि आप पे 4 के लिए कर रहे हो और आपको एक एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, ये सब ट्रिक्स होती है कंपनीज की। सेकंड लिखा है यहाँ पे बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग क्या होता है? आपको क्या करते हैं ये लोग? अच्छा, आप लोगों ने बर्गर किंग का एड देखा होगा। ये लोग क्या बोलते हैं कि आपको 2 बर्गर्स फ्री, 2 बर्गर्स मिल रहे हैं कितने के रेट पे? 99 के रेट पे, है ना। कहाँ आपको एक बर्गर मिलता है इनका 99 का, कहाँ ये आपको 2 बर्गर्स दे रहे हैं 99 की। ठीक है, बर्गर किंग की अगर किसी ने ऐड देखी हो तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बंडल्स बना के देते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, कॉम्बो प्राइजेस देते हैं आप लोगों को। कॉम्बो में आप लोगों को ऑफर्स देते हैं। आपको लगता है कि हम कम पैसे में ज्यादा चीज खरीद रहे हैं, बट नहीं, ये लोग क्या करते हैं, आपकी उसी चीज की क्वालिटी में थोड़ा बहुत फेरबदल कर देते हैं। अगर ये आप लोगों को 2 बर्गर दे रहे हैं तो आप लोगों को प्राइस मटेरियल उसके अंदर उतना ही यूज करेंगे जितना इन लोगों ने आपसे प्राइस चार्ज किया। ठीक है, आपको दिखने के लिए वो 2 बर्गर दिखेंगे, बट उनका थोड़ा बहुत वो लोग अपना सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें दिमाग में रखना, डिस्काउंट लेवल और दूसरा बंडल प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड क्वालिटी होती है जब आप कंज्यूमर के दिमाग में क्वालिटी को लेके एक क्राइटेरिया सेट कर देते हो कि अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का खरीदो वरना मत खरीदो। ठीक है, कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल क्लूज। अब आपका जो कंज्यूमर है उसको कैसे पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? 2 ही तरीके से पता चलेगा, या तो वो उसके ऊपर लिखे हुए जो भी उसको जो डिस्क्रिप्शन दी है उसको पढ़ के देखता है कि इसके अंदर इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज यूज हुई है, ये चीज यूज हुई है, तो वो एक्सटर्नल क्लूज मिलते हैं। दूसरा है इंटरनल क्लूज। इंटरनल क्लूज कैसे मिलते हैं? जब आप उसको यूज करते हो। ठीक है, यूज करने के बाद जब आपने डिसाइड किया, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खरीदने के लिए गए और बाहर से पैकिंग के ऊपर एक्सटर्नल क्लू में बहुत कुछ लिखा हुआ था कि इसके अंदर ये है। अब ईपी का ले लेते हैं, ये ईपी के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था कि इसके अंदर वेजीज हैं, ये है, वो है। ठीक है, बहुत कुछ गिवन था। जब आपने घर पे जाके बना के देखा तो उसका टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये आपकी परसीव्ड क्वालिटी होती है, आपने पैकिंग के ऊपर क्या सोचा और जब आपने रियलिटी में उसको कंज्यूम किया तो आपके दिमाग में उसको लेके क्या आया। ठीक है, नेक्स्ट इज परसीव्ड रिस्क। परसीव्ड रिस्क क्या होता है? इट रेफर्स टू अ फीलिंग certainty that arises within an individual when he fails to predict the choice of product. ये तब आता है जब एक कंज्यूमर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसको क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको क्या खरीदना है, जो खरीद रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। तो ये आपका एक परसीव्ड रिस्क होता है। ठीक है, हर चीज को लेके हर कंज्यूमर के दिमाग में ये चीज होती है। अच्छा, रिस्क कितने तरीके का होता है? पहला फंक्शनल रिस्क, कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप खरीद लो अच्छी खासी बड़ी चीज खरीद लो और आपको उसका यूज करना नहीं आए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। दूसरा है फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क होता है कि वो आपकी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल रिस्क कि आप पैसे लगा भी दो और वो प्रोडक्ट आपके किसी काम भी नहीं है तो आपके लिए तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सोशल रिस्क कि आपने वो चीज जो खरीद ली है वो आपके घर वालों को पसंद आ रही है कि नहीं, आपकी सोसाइटी में आपके ऊपर वो चीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, साइकोलॉजिकल आपके खुद के दिमाग में क्या है उस प्रोडक्ट को लेके जो आपने खरीदा है, वो साइकोलॉजिकल रिस्क है। और टाइम रिस्क के जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो कितने टाइम तक आपका साथ देगा। ठीक है, तो आज का आपका यूनिट 2 यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आप लोग